हेलो एवरीवन, आज का वीडियो जो है बहुत खास रहने वाला है। ये वीडियो जो है कंप्लीट पैकेज है क्लास 9th के साइंस का। तो आप सभी को पता है प्रयोगशाला प्रचारक भर्ती परीक्षा में क्लास 9th और क्लास 10th का जो है सिलेबस दिया है। जनरल साइंस में 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है आपका क्लास 9th का साइंस, जो आपका सीजी बोर्ड और जो एनसीईआरटी अर्थात सीजी बीएसई सीबीएसई और दोनों को जो है कवर किया है। ठीक है, तो सीजी बीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक अध्याय से, ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। जो 60 मार्क्स आपका जो क्वेश्चन आएगा इसी में से आने की संभावनाएं प्रबल हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है, खासकर प्रयोगशाला प्रचारक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चैप्टर वाइज हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन निकाले, उसमें देखिए सब कितने सारे चैप्टर कवर किए टोटल। 11th 10th 11th चैप्टर, 12 चैप्टर भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। जितने भी चैप्टर हैं सबको कवर किया है, लेकिन ये जो है मोटा मोटी कह सकते हैं ये आपका क्लास 9th का जो चैप्टर दिया है इन्हीं पे बेस्ड हमने क्या किया है, एक बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किया है। ठीक है, हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज किया ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। क्लियर, तो ये वीडियो ताकि आपको एक कंप्लीट वीडियो में ही पूरा चीजें मिल जाए, बस यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी सभी अपने प्यारे अभ्यर्थियों से, सभी स्टूडेंट से, सभी प्यारे छोटे भाई बहनों से कहूंगा कि जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति से पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वैसे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, क्लास 9 का पूरा कंप्लीट जनरल साइंस का एमसीक्यू अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो है, तो 150 से भी ज्यादा प्रश्न, 150 क्वेश्चन, 150 प्लस ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये 150 से भी ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टॉप एमसीक्यू है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है और ये जो है सीधे सीधे आपके बुक से लिया गया है, मतलब अत्यंत प्रबल संभावनाएं हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण सबसे अधिक पास पास होते हैं, जिसमें कण सबसे अधिक पास पास होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस में ही कण सबसे पास पास होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलते जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप देख रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलते जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर समझ आ गया, वह अवस्था जिसमें कण सबसे अधिक पास पास होते हैं वो क्या है, वह ठोस है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गैस के कणों में गति का कारण क्या है। गैस के कणों में जो गति का कारण है, ठीक है, तो वो क्या है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए गैस के कणों में गति का जो कारण है वो उष्मा ऊर्जा है। उष्मी ऊर्जा या टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैसों के कणों में गति होने लग जाती है। ठीक है, तो गति का कारण जो है ऑप्शन, यहाँ पे जितने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से सबसे जो है सटीक उत्तर जो है उष्मी ऊर्जा होगी। उष्मा ऊर्जा के कारण ही गैस के कण जो है गति करते हैं। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लेनेशन देखते चलिएगा, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे पूरे के पूरे पीडीएफ में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी, उसकी व्याख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगला तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी घटना वाष्पीकरण के कारण होती है। तो वाष्पीकरण के कारण घटना कौन सी होती है आपको बताना है। तो पसीने से शरीर का ठंडा होना, यह वाष्पीकरण घटना या वाष्पीकरण का एक उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल सीधे सीधे आपके पेपर में आता है। पसीने से शरीर का ठंडा होना वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें, ठोस को गर्म करने पर वह पहले किस अवस्था में बदलता है। तो ठोस को जब हम गर्म करते हैं, ठोस को जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या उष्मा देते हैं, तो पहले क्या बनता है, द्रव बनता है, और द्रव के बाद फिर क्या बनता है, गैस बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था में देखिए कौन सा पदार्थ है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लोहा ये तो ठोस अवस्था में, लकड़ी ठोस अवस्था में, लेकिन ये पारा जो है ना, पारा जिसको मरकरी भी कहते हैं, इसका संकेत Hg होता है। ये एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको मैं बहुत बार धातु अधातु चैप्टर में भी आपको कंप्लीट कराया हूं, तो यहाँ पर तो आप आसानी से आंसर दे दिए होंगे। पारा इसका करेक्ट आंसर है, जो तरल अवस्था द्रव अवस्था में पाया जाता है। तरल लिखा या द्रव लिखा हो, आंसर ठीक है वही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पदार्थों की अवस्थाएं बदलती है, पदार्थों की अवस्थाएं बदलती है, किससे बदलती है, देखिए केवल रासायनिक अभिक्रिया से बदलती है क्या पदार्थ की अवस्था, या केवल तापमान से,
केवल दाब से या तापमान और दाब दोनों से? तो तापमान और दाब दोनों से क्या करती, पदार्थ की अवस्थाएं बदलती, तापमान और दाब। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पदार्थ की अवस्थाएं कब बदलती है? तापमान और दाब दोनों से बदलती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? जैसे बर्फ से पानी, पानी से भाप बनना, ये क्या है? तापमान और दाब के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, वाष्पन की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा प्रयोग होती है? वाष्पन की प्रक्रिया में अगर बात करें तो गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट जो है ये प्रयोग होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सातवां का ऑप्शन डी, गुप्त उष्मा। आठवां क्वेश्चन देखिए, द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव का गैस में बदलना, ठीक है, द्रव जो है गैस में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं इसको। द्रव को गैस में बदलना या द्रव से कोई पदार्थ जो है गैस में बदलता है, तब इसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वाष्पीकरण, याद रखिएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वह ताप जिस पर कोई ठोस जो है पिघलकर द्रव में बदलता है। देखिए, ठोस पिघलकर द्रव में बदलता है, उस ताप को क्या कहते हैं? ठीक है, तो गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना, जो ठोस था पहले वो क्या हो जाता है? द्रव में बदल गया। ठीक है, मतलब ताप परिवर्तन के कारण जो है ठोस जो है द्रव में बदल गया, तब इसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। उस ताप को गलनांक कहते हैं जिसमें कोई ठोस जो है द्रव में बदल जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया? बर्फ का गलनांक या पानी का, बर्फ का गलनांक अगर कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया 0 डिग्री। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, पानी की सतह पर कुछ समय बाद बूंदों का बनना किस क्रिया का परिणाम है? तो याद रखिएगा, इस संघनन के कारण होता है। पानी की सतह पर कुछ समय बाद बूंद बनना स्टार्ट हो जाता है। ये क्रिया किस कारण से होता है? क्या किसका रिजल्ट है? तो संघनन का रिजल्ट है, संघनन का परिणाम है कि ये कुछ समय बाद बूंद के रूप में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है पानी की सतह पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वाष्प जब ठंडी सतह से टकराकर द्रव में बदलती है तब उसे संघनन कहते हैं, वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है? अब गैसीय अवस्था में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बहुत सिंपल है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन एक तरह का गैस है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, आगे आते हैं, गैसों में दाब को बढ़ाने से क्या होता है? जब दाब बढ़ाते हैं तब क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो गैसों में जब हम दाब को बढ़ाते हैं तब क्या होता है? आयतन या वॉल्यूम उसका क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो गैसों में दाब बढ़ाने से, ऐसे उदाहरण समझिए, ये बलून है, मान लो गुब्बारा है, इसमें क्या हुआ? हवा भरे। अब इसको हम क्या करते हैं? और दाब बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इतना छोटे गुब्बारे में या इतने छोटे जगह में वही हवा जो है फिर से इसके अंदर भर जाएगा। मतलब क्या होता है? जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं इसका आयतन क्या होता है? कम होता है। पहले आयतन देखिए इतना था, अब क्या हुआ? आयतन इतना हो गया, छोटा हो गया। ठीक, इस तरह से समझिए, आयतन क्या होता है? घटता है। ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है। याद रखिएगा, जब ताप स्थिर हो तब। ठीक है, ये बॉयल का नियम है। ठीक, आगे देखिए 13वां प्रश्न देखिए, सूखे बर्फ ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्राई आइस का जो है रासायनिक नाम क्या है? जमाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस किसे कहते हैं? जमाया हुआ, तो जमा हुआ या फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीज किया हुआ। ठीक है, याद रखिए, फ्रीज किया हुआ जो ड्राई आइस होता है, या ये कह सकते हैं फ्रीज किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे ही ड्राई आइस या सूखा बर्फ कहते हैं। ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, जमाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, किस प्रक्रिया में पदार्थ सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होता है? तो ठोस से सीधे गैस में बदलना, अच्छे समझिए इसको। ठोस से किस में बदल रहा है? सीधे सीधे। ठोस से नियमतः क्या होना चाहिए? इसको द्रव बनना चाहिए और द्रव के बाद गैस बनना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि ठोस से सीधे क्या हो रहा है? वो गैस बन जा रहा है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगाइए, बहुत बार पेपर में आया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अपसारण कहते हैं। ये देखिए सब्लाइमेशन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश नाम भी याद रखिए, क्योंकि इसको जो है ऊर्ध्वपातन ये सब नाम से दिया जाता है। तो अपसारण जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसको सब्लाइमेशन भी कहते हैं। तो इंग्लिश में भी याद रखेंगे ना, कभी कभी शब्द हिंदी में कुछ बदल दिए जाते हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका उदाहरण भी दिया है, कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं, इस प्रक्रिया को अपसारण कहते हैं। याद रखिएगा, कपड़े जल्दी सूखने लगते हैं जब, ऑप्शन देखिए और ध्यान से आंसर बताइए कि कपड़ा जल्दी कब सूखेगा? जब हवा ना हो, आर्द्रता अधिक हो, सतह क्षेत्र कम हो, या हवा का प्रवाह अधिक हो। तो आप देखे होंगे जब हवा का प्रवाह तेज होता है
तेज होता है तब जो है कपड़ा जल्दी सूखता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इस ऑप्शन के हिसाब से हवा का प्रवाह जब तेज होगा तो वाष्पन की दर बढ़ती है जिससे कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है परमाणु और अणु। तो नॉन स्टॉप क्लास चलने वाला है। आप लाइक करते चलिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है आपके आने चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, ताकि हम जो है और अपना काम जो है तेजी से कर सकें और आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करा सकें जो आपको सिलेक्शन के बहुत नज़दीक ले जाए, ठीक है। तो देखिए परमाणु अणु से देखते हैं। डेमोक्रेटिक्स द्वारा दिए गए अविभाज्य कण को क्या कहा गया? तो डेमोक्रेटिक्स ने अविभाज्य कण को दिया था। परमाणु वाले चैप्टर में अविभाज्य कण को दिया था। इसको क्या कहा गया याद रखना है आपको। तो इसको क्या कहा गया? डेमोक्रेटिक्स ने जो अविभाज्य कण दिया था उसे ही परमाणु कहा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये डेमोक्रिट्स कौन है पता है? ग्रीक दार्शनिक हैं। इन्होंने सबसे छोटे कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जिसको एटमॉस कहा था, जिसे आजकल वर्तमान में हम परमाणु कहते हैं। तो डिटेल भी आपको दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन के बाद डिटेल जरूर देख लीजिएगा आप, उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या होते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो परमाणु क्या होते हैं ये बताना है। क्या नष्ट हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं, या तो ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। तो बिल्कुल यही है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है क्या होते हैं? ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं, उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अणु किससे बनते हैं? तो अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं से। तो एक या एक से अधिक परमाणु को मिलाने से जो है अणु का निर्माण होता है, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। परमाणुओं से बनते हैं। अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं से, ठीक है। रासायनिक संयोजन करते हैं और अणु का निर्माण होता है। जल का रासायनिक सूत्र, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, H2O। जितने भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन ये सब सीरीज रहने वाला है। आप जरूर इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में ऐसे जो है पेपर में क्वेश्चन जो है ऐसे पुट अप किए जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली। इसलिए पूरा जो 150 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर के आए वो सभी का सभी आपको करके जाना है, ठीक है। तो जल का रासायनिक सूत्र समझ आया, H2O होता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। एक मोल में कितने कण होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए। एक मोल में कितने कण होते हैं? तो याद रखिएगा 6.02 गुणा 10 की घात 23। इसी को ही अवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में इसको भी पूछा है। अवोगाद्रो संख्या या अवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। अवोगाद्रो या एवोगैड्रो लिखा होता है, ठीक है। ये कहते हैं, याद रखिएगा, अवोगैड्रो या अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। एक मोल में कितने कण होते हैं याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक पूछ दिया। देखिए कैल्शियम एक तत्व है और कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक या रासायनिक सूत्र क्या होता है, या कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Ca होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए जल्दी, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन मत कंफ्यूज मत होना, Ca होता है कैल्शियम का। अणु भार किसका योग होता है? अणु भार अगर बात करें तो अणु भार जो है परमाणु भार का योग होता है। अणु भार किसका योग होता है? अणु भार अगर कहते हैं मतलब अणु भार का मतलब है जितने भी परमाणु हैं उस अणु में उन सभी का भार, मतलब परमाणु भार होता है। किसका योग होता है? परमाणु भार का ही योग होता है अणु भार, ठीक है। समझ आया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था इसका। आगे देखें, किसी तत्व का द्रव्यमान 12 ग्राम है, उसका मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम प्रति मोल है, तो उसमें कितने मोल होंगे? ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कितने मोल होंगे पूछा है ना, कुछ नहीं करना है आपको। जब उसका द्रव्यमान दिया है और मोलर द्रव्यमान दिया है, ठीक है, तो मोलों की संख्या आप निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? मोल की संख्या बोलेगा तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। देख लीजिए द्रव्यमान कितना है? 12 दिया है और मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? 4 दिया है। हल करोगे 4 या 12 हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन ए, ठीक है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 35 क्लोरीन 37 क्लोरीन। इसको समझिए अच्छे से। अब क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। आइसोटोप किसे कहते हैं पता है? समस्थानिक को कहते हैं। और समस्थानिक वगैरह सब में डिटेल पढ़ाए हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ नया है आप लोगों के लिए। जो शुरू से हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारा पूरा क्लास जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको पूरा सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइसोटोप्स किसको कहते हैं समझ आ गया? समस्थानिक को कहते हैं। समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन
लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। देखिए यहाँ 35 और यहाँ 37 है। परमाणु क्रमांक तो 17 ही है क्लोरीन का, लेकिन यहाँ पे देखिए जब आइसोटॉप्स हैं मतलब समस्थानिक है तो एक क्लोरीन का 35 है, एक क्लोरीन का 37 है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो उनके बीच अंतर क्या है बोल रहा है। देखिए तो परमाणु आइसोटोप्स बोल दिया मतलब सीधा सीधा बात है, परमाणु की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। परमाणु संख्या तो बराबर होगी, ठीक है, लेकिन बोला अंतर चीज चाहिए, ठीक है। परमाणु संख्या बराबर मतलब परमाणु प्रोटॉन की संख्या भी बराबर होगी। प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, मतलब ये तीनों जो है समान होंगे, तीनों समान होंगे। सिर्फ एक अंतर होगा और यही पूछा है इनके बीच अंतर क्या होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होगा। क्लियर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, समझ आया अच्छे से जो मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया यहाँ पर। क्लियर, चलिए आगे देखें। 9 का सी है, 10th क्वेश्चन देखिए। CO2 अणु में कितने परमाणु होते हैं। CO2 अणु की बात कर रहा है। CO2 अणु में कितने परमाणु हैं, तो एक कार्बन का परमाणु है, 2 ऑक्सीजन का परमाणु। साफ साफ दिख रहा है क्या, एक कार्बन का परमाणु, कार्बन अकेले है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो टोटल कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। CO2 अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। कोई डाउट ही नहीं है, कितना आसान मैंने तरीका आपके लिए निकाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ भी आ रहा होगा। और पूरा वीडियो लेक्चर जो डिटेल्ड क्लास में प्रोवाइड करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, वो जरूर जा करके देखिए। मैं बार बार कहता हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा ना, वो पहले कवर कर लीजिए, देख लीजिएगा, कितना आपको ज्ञान मिलने वाला है। अगर अभी तक आप जीरो है ना तो हीरो बन जाएंगे वो पूरा प्लेलिस्ट देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 11, सदिश रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड इक्वेशन। सदिश के जगह में यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रासायनिक समीकरण जो है संतुलित, या सदिश के जगह में क्या लिखा होना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, एरर है थोड़ा। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि द्रव्यमान जो है क्या हो, संतुलन हो, द्रव्यमान का संतुलन हो, बस याद रखिएगा, द्रव्यमान का संतुलन होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन कह रहे हैं तो द्रव्यमान दोनों तरफ, ठीक है, मतलब अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पे अगर ए और बी जो है अभिक्रिया कर रहे हैं और कोई उत्पाद सी बना रहा है, तो याद रखिएगा ए और बी का द्रव्यमान सी के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, बस यही बात होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में। ठीक है, चलिए, तो द्रव्यमान का क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। NaCl में Na की वैलेंसी या संयोजकता, वैलेंसी को संयोजकता कहते हैं। देखिए संयोजकता, बहुत कुछ जो नया चीज मिल रहा है आपको ना, नोट डाउन करते चलिएगा। वैलेंसी को ही संयोजकता कहते हैं। अब NaCl में Na की वैलेंसी या संयोजकता कितनी है, तो मैंने बताया ना, संयोजकता क्या होता है, संयोजकता वो संख्या होता है जो उसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये जो है आवश्यक होता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैंने बताया कि भाई जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अब 8 तो 10 तो यूज हो गए, तीसरे में 18 आ सकते हैं, लेकिन अभी इसके पास एक ही बचा है तो एक को डाल दो यहाँ पे। अब Na क्या कहता है, Na अपना अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कैसे भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो ये क्या सोचता है, जो एक दिख रहा है ना उसको मैं क्या कर देता हूँ भाई, किसी को दे देता हूँ, किसी जरूरतमंद को दे देता हूँ, ताकि मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए यहाँ, और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है जो मेरे लिए हेडेक बना हुआ है वो निकल जाए। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस संख्या को ही उसकी संयोजकता कहते हैं। फिर से रिपीट कर दिया, वैसे मैं डिटेल यहाँ पे क्लास दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी, लेकिन प्लस होगी कि माइनस होगी ये भी सोचना है। तो क्योंकि ये दे रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी +1 होगी। और ये क्लोरीन भाई साहब क्या करता है, क्लोरीन भाई साहब इसी 1 को लेता है, इसलिए क्लोरीन की अगर वैलेंसी बात करें तो 1- होगी। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी 1- और Na की वैलेंसी या संयोजकता 1+ होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, बहुत आसान है, अच्छे से आपको ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ठीक, बाकी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, याद रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए, 1 मोल पानी में अणुओं की संख्या कितनी होती है। 1 मोल पानी में अणुओं की संख्या, 1 मोल की बात कर दे तो 1 मोल में कणों की संख्या जितनी होती है, बस सिंपल है बहुत, अवोगाड्रो नंबर अभी तो थोड़ा देर पहले बताया 6.022 10 की घात 23। 1 मोल अगर बोल दिया है तो उसमें अणुओं की संख्या उतनी ही होगी। इसको अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या, ये मैजिकल नंबर कहता हूं मैं अपने भाषा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजिकल नंबर है भाई, ये जादुई नंबर, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 1 मोल किसी भी पदार्थ में, कोई सा भी पदार्थ रहे,
उसमें एवोगैड्रो संख्या बराबर कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो। 1 मोल अगर लिखा है तो 6.22 गुणा 10 की घात 23 आप टिक लगा करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा यौगिक है? यौगिक आपको बताना है। तो नाइट्रोजन क्या एक तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, हीलियम भी तत्व है, CO2 यौगिक है। देखिए यहाँ पे 2 तत्व मिले हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। सीधा सा बात है, 2 तत्वों के जो है अनुपात अगर जो है अनुपातिक रूप में इनको मिलाया जाता है 2 तत्वों को, तो एक यौगिक का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया, लेवोजियर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने बताया था कि रासायनिक रूप में द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो फिर क्यों रुके हो अभी तक? फटाक से लाइक तो कर दो। लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है आपका, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। लाइक करो, और जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, जितने कैंडिडेट फॉलो कर रहे हैं, वो सीरियसली लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत रामबाण सीरीज है, कह सकते हैं। क्लास 9 का लाया हूं, अभी क्लास 10 का भी ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज में MCQs करा दूंगा। NCERT, CG बोर्ड या CBSE बोर्ड कहें, पूरा का पूरा बुक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। 300 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला भाग है जहाँ 9th क्लास का हम अटेंड कर रहे हैं, तो 9th क्लास में आपको पूरे 150 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे 10th क्लास में भी 150 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 9th क्लास का पूरा सीरीज चल रहा है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस बुक से, NCERT बुक से, CG बोर्ड वाले बुक से, वो सभी मैंने रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला अध्याय नंबर 3 है परमाणु की संरचना। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। परमाणु के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? तो परमाणु के जो केंद्र में स्थित भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, अधिकांश जो है द्रव्यमान केंद्रित होता है, जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी स्थित होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन साहब ने की थी। याद रखिएगा, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी को याद रखिएगा। न्यूट्रॉन का विद्युत आवेश कितना होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन का विद्युत आवेश, न्यूट्रॉन में कितना आवेश होता है ये सीधा बताना है। न्यूट्रॉन में किसी भी तरह का आवेश नहीं रहता, शून्य रहता है, आवेशहीन रहता है। शून्य की जगह अगर आवेशहीन रहे, ठीक है, या उदासीन रहे, तो भी आप वहीं पर टिक लगाएंगे। आवेशहीन लिखा हो सकता है या उदासीन लिखा हो सकता है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की बात करें, है ना। इलेक्ट्रॉन पे ऋण 1 आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन 1 आवेश होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, शून्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु की पतली पन्नी का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो किस धातु का जो है प्रयोग किया गया था, याद है सभी को, डिटेल में मैंने बताया भी था। उसने क्या किया था? गोल्ड फॉइल लिया था। क्या लिया था? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पत्र जिसको कहते हैं, बहुत सोने की जो है पतली पन्नी थी, उसको उन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? सोना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर, प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज करता जो है रदरफोर्ड थे। ठीक है, याद रखिएगा, रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक, इलेक्ट्रॉन का याद हो गया, प्रोटॉन का हो गया, न्यूट्रॉन का भी आपको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बोहर ने भी परमाणु का जो है क्या दिया था? परमाणु का मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल दिया था। और उसने अपने सिद्धांत में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, नाभिक के बाहर घूर्णन करते रहते हैं। नाभिक के बाहर जो क्या करते हैं, घूर्णन करते रहते हैं, नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नील्स बोर नाम था, बोहर भी लिखा होता है, नील्स बोर या बोहर। ठीक है, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में बोले, नाभिक में, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसका चक्कर लगाते रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटॉन की संख्या दे दिया, न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? दोनों को प्लस कर दो, 12 होगी, बस बात खत्म। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही तो द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यही तो होगा। कितना सिंपल है। ठीक है, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं, समझिए। समस्थानिक का परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं, परमाणु संख्या तो भिन्न होती है। क्या परमाणु संख्या भिन्न होती है? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बोलिए,
समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? तो भाई जिसका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार ऐसा भी कह सकते हैं, वो क्या होता है? ये जो है भिन्न होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर परमाणु क्रमांक समान है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सब सही है, तो परमाणु संख्या में समान होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी समान होता है, रासायनिक गुण भी उनके समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। याद रखिएगा, किस में भिन्न होता है? द्रव्यमान संख्या परमाणु भार में भिन्न होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या? देखिए एएमयू में दिया है, एएमयू। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बोले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है नगण्य होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए क्या करता है? वो चक्कर लगाते रहता है। किसके चक्कर लगाते रहता है? नाभिक के चक्कर लगाते रहता है। और इसका देखिए मान 0.000055 एएमयू होता है, बहुत कम होता है। याद रखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, चलिए आगे बढ़े। करेक्ट आंसर इसका क्या? बी है। परमाणु संख्या निर्धारित होती है। परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से, द्रव्यमान संख्या से या न्यूट्रॉनों से। तो परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए अच्छे से बताइए। तो परमाणु संख्या ना याद रखिएगा, परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन से। देखिए नाभिक में दो कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो किसी का परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो केवल याद रखिएगा प्रोटॉन से निर्धारित होता है, प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? ठीक है, तो परमाणु क्रमांक दे दिया है और द्रव्यमान संख्या भी दे दिया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या मतलब याद रखिएगा, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, वही तो ना। तो प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन कितना है? 17 है। और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो द्रव्यमान संख्या मतलब होगा परमाणु क्रमांक प्लस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों को मिला के क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। तो ये 35 होता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या 35 दिया ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने पे, अब यहाँ पे परमाणु संख्या 17 दिया था तो मैंने बता दिया कि भाई इसमें 17 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन अगर 17 है तो बाकी जो बच गए वो न्यूट्रॉन है, तो 35 में से 17 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना प्रश्न क्रमांक 12 का क्या आंसर है। समझ आया सभी को? अच्छे समझ आया? फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक, चलिए ये काम कर लीजिएगा, बहुत घटाना बस तो था। चलिए आगे देखते हैं। संभारिक तत्वों की विशेषता क्या होती है? आइसोबार्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक। जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उसे कहते हैं संभारिक। परमाणु क्रमांक भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो एक ही द्रव्यमान संख्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा? एक ही होगा, ये इसकी विशेषता है। 13वां का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। बोहर मॉडल के स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, उसमें बताया कि के, एल, एम, एन कक्षा में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। के में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, इसको पहला कक्षक कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा कक्षक क्या कोष कहते हैं। ये तो समझ आ गया पूरा। ठीक है, और इसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया 2n का वर्ग। अगर पहले कक्षा में है तो पहले कक्षा में n के जगह में 2 डाल दो, ये 1 डाल दो, सॉरी 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, इसलिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर दूसरे कक्षा की बात करें तो n के जगह में क्या करना है? इस n के जगह में 2 डाल देना है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से काम करना है। तो बोहर मॉडल में के स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 35 क्लोरीन 37 क्लोरीन। इसका द्रव्यमान का औसत कितना होता है? द्रव्यमान का औसत कितना होगा ये निकालना है, जबकि क्लोरीन जो है 75% है, 35 क्लोरीन जो है 75% है, और 37 क्लोरीन 25% है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 35.5। कैसे देखिए? ठीक है, ये 75% है। ठीक है, 35 क्लोरीन 75% है। तो देखिए इसका गणना जब आप करोगे, ठीक है, तो बहुत आसानी से मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, ये 35 क्लोरीन जो है वो कितना 75% है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार जो है 35 होता, लेकिन 35 का 75% आप निकाल दीजिए।
75% का मतलब होता है बटे 100, प्लस 37 का भी करना है तो 37 का कितना हो जाएगा, 37 गुणा 25 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे बात। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, फिर 100 से भाग करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 100 से भाग करना है। लेकिन एक और आसान तरीका बताता हूँ कि दोनों का लघुत्तम 100 ले लीजिए, इसको गुणा करके यहाँ लिखिए, प्लस इसको गुणा करके यहाँ लिखिए, ठीक है। फिर 100 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। क्लियर, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 100 से जैसे ही भाग करोगे आपका आंसर आ जाएगा। वो काम आपको मैं दे दिया हूँ, 35.5 ही आएगा, देखिएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े। अगला जो है चैप्टर देखिए, गति से संबंधित सभी सवाल आप फटाफट से कर लेते हैं। कोई वस्तु यदि समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गतिमान या जो है गतिशील वस्तु कहते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए वेग क्या है, वेग और चाल दोनों में अंतर बताया था मैं। वेग क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि चाल क्या है, एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है ना, ठीक है। समान वेग का अर्थ क्या होता है, समान वेग का मतलब क्या होगा, समान वेग का मतलब उसका जो चाल है और दिशा है दोनों समान होना चाहिए, क्योंकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो जिस दिशा में ए जो है कार चल रहा है उसी दिशा में और उसी स्पीड से बी भी चलना चाहिए, तब इसको बोलेंगे समान वेग, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर समान चाल बोलता है तो दिशा जरूरी होना जरूरी नहीं है, दिशा बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वेग बोला है तो वेग क्या बताता है, दिशा भी बताता है, सदिश राशि है, इसलिए समान चाल और दिशा दोनों जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। यदि कोई वस्तु जो है 10 मीटर दूरी 2 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, बस सीधा सा सूत्र लगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, 10 मीटर 2 सेकंड में तो 10 बटे 2 कर दो, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ, पूरे 150 प्रश्न करने हैं और बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराना है ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल क्लास में तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ ना, तो भाई अभी तक आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक। चलिए चाल की इकाई क्या होती है, चाल या वेग, चाल का जो है इकाई क्या होता है, ऐसा ही मात्रक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। चाल क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, करेक्ट, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़े। एक वस्तु की गति को दर्शाने हेतु किस ग्राफ का उपयोग किया जाता है, गति को दर्शाना है तो गति या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय होता है, ये याद रखिएगा। चाल बराबर क्या होता है, गति लिखो, गति बराबर, अगर हम बात करें गति की, गति और चाल दोनों तो सेम होता है ना, तो गति या चाल लिखें, कोई दिक्कत नहीं। चाल या गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। मतलब अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें दूरी और समय का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दूरी और समय, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। किस ग्राफ का उपयोग किया जाएगा, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल, सूत्र की सहायता से मैंने बता दिया ना आपको। जब एक वस्तु जो है एक समान चाल से चलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जब कोई वस्तु जो है एक समान चाल से चलती है तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, एक समान चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, और एक समान चाल से चल रहा है मतलब उसका जो है दूरी समय ग्राफ अगर हम बनाते हैं इस तरह से तो कैसा होगा पता है, एक क्या होगा, सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा इस तरह से प्राप्त होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 7वें प्रश्न का। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, एक समान गति का क्या तात्पर्य, एक समान गति का क्या तात्पर्य है, तो एक समान गति को आप समझिए, एक समान गति का तात्पर्य आपको बताना है, ठीक है। एक समान गति का मतलब क्या होता है, एक समान गति का मतलब निरंतर जो वेग है वही है एक समान गति, ऑप्शन ए, ठीक है। औसत चाल का सूत्र, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, औसत चाल बोल दिया, औसत जोड़ दिया तो कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु अपनी दिशा बदले बिना एक वृत्त में गति करती है, एक वृत्त में गति करती है तब उसे क्या कहते हैं, तो दिशा बदले बिना एक वृत्तीय गति कर रही है, याद रखिएगा, उसको कहते हैं एक समान वृत्तीय गति करना, ठीक है, तब वह एक समान वृत्तीय गति करती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग शून्य है तो उसका विस्थापन क्या होगा, वेग अगर शून्य है तो विस्थापन क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो चाल या वेग पढ़े आप, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, लेकिन वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होगा, विस्थापन बटे समय होगा, कितना आसान है समझिएगा, विस्थापन बटे समय होगा। अब विस्थापन को क्या बोला है, विस्थापन देखिए, वेग शून्य है बोला ना, वेग क्या है, शून्य है, शून्य वेग है, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो समय को जब आप वेग 0 से गुणा करोगे, इधर जाके गुणा हो जाएगा ना, तो समय को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलें, 60 किलोमीटर प्रति जो है घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना तो एक डायरेक्टली मैं ट्रिक
डायरेक्ट बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का क्या कर दो, गुणा कर दो, 5/18 का क्या कर दो, गुणा। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 का गुणा कर दो, ठीक है। बस उल्टा करना है, याद रखिएगा ट्रिक। अब अगर हमको 60 किलोमीटर को बदलना है ना, तो मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 का क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। तो 18 का बस 18 से इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, सीधी सी बात है। आप ऐसे भी कर सकते हैं सीधा सीधा, अगर आपको नहीं याद है 6 का टेबल तो याद ही ना, 6 10 जा मतलब 6 दाम 60 हो जाएगा, 6 3 18 हो गया, ठीक है। 5 दाम कितना हो गया, ये 50 हो गया, 50 बटे क्या हो गया, 3 हो गया, भाग करना है बस, तो 16.67 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो दूरी क्या है, अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन में मैंने अंतर बताया था बहुत अच्छे से, इसलिए मैं दूरी को भी यहाँ पे आपको कोरिलेट करके बताया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखें, जब कोई वस्तु आगे पीछे चलकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है तब उसका विस्थापन कितना होगा। आगे पीछे चलकर प्रारंभिक बिंदु पर फिर आ गया, ठीक है, अगर वहीं वापस आ गया तो उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, गति की इकाई क्या होती है, गति या चाल की इकाई क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड ही होगी। बहुत आसान ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसको आप गलत करते हैं तो फिर क्या ही कहना। इतना भी अगर आपने नहीं बनाया तो फिर पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूँ आप लोग को। इसलिए कहता हूँ, थ्योरी आपने नहीं पढ़ा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। थ्योरी पहले अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने पहले भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप देखिए जरूर जा करके, ठीक है। तो वो देखने के बाद MCQ लगाएंगे तो कितना आसान होगा, है ना। चलिए तो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, बल तथा गति के नियम। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम, ऐसा ऑप्शन रहेगा, उस पर टिक लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली आपको कई बार और याद भी करा दिया हूँ। जो पुराने स्टूडेंट है, मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, उनको तो बहुत आसान लग रहा होगा कि सर ऐसा आया तो भाई हम तो पेपर जो है आग लगा के रख देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा न्यूटन का दूसरा नियम दर्शाता है। न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma कहता है ना, बस सिंपल है, F बराबर ma। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, F बराबर ma। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल 0 हो, बल का मान 0 है, तब जो है क्या होगा ये बताएगा, ये बताना है, ठीक है। बल का मान 0 है, यहाँ याद रखिएगा, बल कितना बोल रहा है, 0, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो किसी वस्तु पर जो शुद्ध बल 0 है तब वस्तु जो है विराम या एक समान गति में गति रहेगी। जो बल है वो 0 है, मतलब वस्तु जो है विराम में या एक समान गति में गतिशील ही रहेगी। यदि कोई वस्तु रुका है तो रुका ही रहेगा, या यदि कोई वस्तु जो है गति कर रहा है तो एक समान गति करते ही रहेगा जब तक उसमें जो है बल नहीं लगाएंगे, बल क्योंकि 0 है बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। जड़त्व किस नियम पर निर्भर करता है, जड़त्व की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वस्तु का जो जड़त्व है या जड़ता जो है किस पर निर्भर करता है ये बताना है, ठीक है। जड़त्व, तो जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर टिक लगा देते हैं। देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व या जड़ता किस पर निर्भर करता है, जो है द्रव्यमान पर, ठीक है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी जड़त्व या जड़ता जो है उतनी अधिक होगी, याद रखिएगा। जब क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचता है तो वह क्या करता है, किसको घटाता है, प्रभाव को कम करता है ना, याद रखिए। तो वो क्या करता है, प्रभाव को कम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, पीछे खींच करके गेंद पकड़ता है, कैच करता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्रभाव या बल प्रभाव जो है घट जाता है, ठीक। चलिए संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। तो संवेग का सूत्र क्या है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। संवेग मास मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संवेग का मात्रक क्या होता है ये बताना है अब आपको। संवेग का मात्रक जो है, संवेग का सूत्र क्या होता है पता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ संवेग का एक और मात्रक है जो है न्यूटन सेकंड, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए और बी दोनों बिल्कुल सही है, इसमें दिया है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये दो ए और बी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर
और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बस वही है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए रॉकेट का उड़ान देने में कौन सा नियम कार्य करता है? तो तीसरा नियम कार्य करता है, रॉकेट का उड़ने या रॉकेट का जो उड़ान होता है, रॉकेट उड़ान भरता है, ठीक है, इस पर कौन सा नियम कार्य करता है? तो तीसरा नियम कार्य करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, रॉकेट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, 2 किलोग्राम वस्तु पर 4 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सूत्र पता है, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, ए क्या है? त्वरण है, ए का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एम को आप इधर पक्षांतर कर दोगे तो एफ बटे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। एफ क्या है? एफ क्या है? बल है। बल कितना लग रहा है? 4 न्यूटन का, और द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम है, तो 4/2 कर दो, कितना हो जाएगा? 2 आएगा, 2 दूनी 4 होता है ना, तो ये याद रखिएगा। उसका त्वरण कितना होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। संवेग संरक्षण का नियम कब लागू होता है? संवेग संरक्षण का नियम कब लागू होगा ये आपको बताना है। संवेग संरक्षण का नियम लागू कब होगा? ठीक है, देखिए संवेग संरक्षण का नियम, तो जब कोई बल ना हो, जब कोई बल ना लगे तभी जो है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई भारी वस्तु और हल्की वस्तु एक साथ गिरती है निर्वात में, यहाँ पर किसी भी तरह का जो है फ्रिक्शन या घर्षण करने के लिए कोई भी जो है वहां पर फैक्टर उपलब्ध नहीं है। निर्वात में जब हम लोग एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु को जब नीचे गिराते हैं तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों एक साथ गिरेगी। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, दोनों एक साथ गिरेगी। निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं के लिए समान होता है, चाहे आप पत्थर को गिराओ चाहे कागज के टुकड़े को गिराओ, दोनों एक साथ ही गिरेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई, संवेग का मात्रक बताना है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है, बस वहीं से आप इसका मात्रक भी बता सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जब कार अचानक ब्रेक लगाती है तो सवार आगे झुकता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ये जो है प्रथम नियम का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जड़त्व का नियम जिसको कहते हैं। ठीक, समझ आया? तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आगे देखें, आगे जो है हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 है, कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, इसको खत्म करते हैं। कार्य तब कहा जाता है जब, कार्य कब कहा जाता है ये आपको अच्छे से बताना है। जब क्या होता है कार्य, W बराबर क्या होता है? FD होता है, बल गुणा विस्थापन, बस सिंपल सी बात है। जब बल लगाया जाए और विस्थापन हो, कितना सिंपल है। सूत्र अगर आपको याद है, मैं बार बार कहता था एक सूत्र आप याद कर लो ना, कई सारे समस्याओं का हल है ये। ठीक है, तो कार्य तब कहा जाता है जब बल लगाया जाए और विस्थापन हो। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखें, कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई, कार्य का जो है मात्रक बताना है आपको, एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक बताना है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तब कार्य को क्या होगा? बल और विस्थापन जो है एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, लंबवत हो मतलब थीटा का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। और आपने एक सूत्र पढ़ा है क्या? कार्य का मान, कार्य बराबर FD cos थीटा होता है, FD cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 90 कर दो, और cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तब कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये क्यों गया? ये क्या हो गया? ये पूरा 0 हो गया। cos 90 का मान 0 होता है, और 0 का अगर गुणा किसी से भी करो तो 0 ही होगा ना, इसलिए शून्य इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आए। यदि कार्य नकारात्मक हो तो इसका अर्थ क्या होता है? नकारात्मक है मतलब बल और विस्थापन जो है विपरीत दिशा में हो रहे हैं, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं और विस्थापन उसके उल्टा हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन बी। पांचवा देखिए, ऊर्जा की जो एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो वही किया कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जूल होता है एसआई मात्रक। ठीक, चलिए आगे देखें, शक्ति की एसआई मात्रक क्या होती है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक बताना है। शक्ति का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? वाट होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई इकाई वाट होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति 20 जूल कार्य 2 सेकंड में करता है, 20 जूल का काम करता है। ठीक है, कार्य कितना दिया है? 20 जूल, मतलब ये हो जाएगा W = 20, और समय दिया, समय कितना दिया? T बराबर दिया 2 सेकंड। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर को ही तो शक्ति कहते हैं, तो क्या हो जाएगा?
20/2 हो जाएगा। कार्य करने की दर कोई शक्ति कहते हैं, शक्ति पावर इज इक्वल टू 20.2, जब डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। 10 वाट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 1 जूल ऊर्जा वह होती है जब 1 जूल ऊर्जा को बोल रहे हैं, 1 जूल ऊर्जा कब होगी? जब 1 न्यूटन बल से वस्तु 1 मीटर विस्थापित होता है, उसी तो 1 जूल कहते हैं। 1 जूल बराबर मैंने एक्सप्लेन भी किया है थ्योरी वाले क्लास में। 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन और गुणा 1 मीटर, यही तो है। न्यूटन मीटर कोई तो 1 जूल कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। गतिज ऊर्जा का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, यही सब क्वेश्चन तो आने वाले हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी तैयारी 0 है तो भाई कुछ ही नहीं कह सकते। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? वैसे स्थिति ऊर्जा का सूत्र भी देखिए। स्थिति ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी पीई कहते हैं, पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते चलिए, आसान क्वेश्चन है, जल्दी करिएगा इसको। कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है? कार्य और ऊर्जा के बीच आपको संबंध बताना है। कार्य और ऊर्जा बहुत आसान है। ठीक है, तो क्या होगा ये बताना है। कार्य और ऊर्जा का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कार्य ऊर्जा का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझिए इसको, कि जितना जो है क्या होता है, किया गया कार्य है वही तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जितना आप काम करोगे वही ऊर्जा, मतलब दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला, कौन सी ऊर्जा स्रोत अक्षय नहीं है? अक्षय नहीं है ये समझना है, जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षय कहते हैं। तो कौन सी ऊर्जा यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिए अक्षय नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन है देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, कोयला होगा, कोयला, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बल किसी वस्तु को विरुद्ध दिशा में खींचता है तो उसका विस्थापन आगे की ओर होता है, तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, नकारात्मक कार्य होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए 1 हॉर्स पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 स्टार वाले क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। कितने बार मैंने आपको कहा कि ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे प्रश्न बनने ही बनने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला चैप्टर देखिए, ऊर्जा के विविध रूप और ऊर्जा का संरक्षण, ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें देखिए ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा क्या है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऊर्जा पूछा है तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऊर्जा के कौन कौन से प्रमुख रूप होते हैं? ऊर्जा के प्रमुख रूप की बात करें, रूप तो ऊर्जा के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत प्रकाश, ये सब ऊर्जा के प्रमुख रूप होते हैं। रूप पूछा है ना, विभिन्न रूपों में ऊर्जा जो है पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का योग होता है, Ke+P लिखते हैं। ठीक है, ये मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। कौन? यांत्रिक ऊर्जा, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है, वह ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका रूप जो है बदला जा सकता है। सिर्फ और केवल उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका, कौन सी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा उसमें उपस्थित होगी। ठीक है, ऑप्शन बी। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र अगर आपको पता है तो आसानी से बता दोगे, 1/2 mv² होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, मतलब द्रव्यमान और वेग दोनों पर क्या है, निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो है, विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा से अगर बात करें तो विद्युत से ऊष्मा भी निकलता है, हीटर हो गया, आयरन हो गया, प्रेस हो गया जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सब इसका उदाहरण है। प्रकाश देखिए, बल्ब जो है, बल्ब के रूप में, प्रकाश के रूप में भी ये काम करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में भी परिवर्तित या रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा में भी रूपांतरित होती है, इसलिए सभी जो है करेक्ट आंसर होगा उसका ऑप्शन डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो सूर्य है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
यदि एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान से रखी है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी बोल रहा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। m मतलब होता है द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान देखिए 5 दिया है, और g का मान कितना दिया है 10 लेना है बोला है, क्वेश्चन में 10 ले लेते हैं। h का मान कितना होता है, h का मान देखिए यहाँ पे दिया है 10 मीटर ऊंचाई मतलब 10 डाल दीजिए। ठीक है, इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, टोटल 500 हो जाएगा। 500 जूल आप टिक लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंखे के चलने से कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है, ये बताइए। पंखे के चलने से, तो पंखा जो चल रहा है यांत्रिक रूप में, जो पंखा चल रहा है वो क्या होता है, यांत्रिक रूप से पंखे के चलने में कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है, ऐसा कहता है। ठीक है, तो ये विद्युत का यांत्रिक में होगा, ये विद्युत का यांत्रिक में होगा। ठीक है, विद्युत रूप है मतलब बटन आप चालू किए तो विद्युत ऊर्जा उसको मिली, और उसके बाद क्या होता है, पंखा घूमने लग गया मतलब वो यांत्रिक रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत से यांत्रिक होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, गतिज ऊर्जा के लिए सीधा सा सूत्र याद रखिए, 1/2 mv स्क्वायर होता है। मतलब अगर हमको गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो या तो द्रव्यमान बढ़ाओ या तो v बढ़ाओ, वेग बढ़ाओ। ठीक है, तो द्रव्यमान या वेग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सूत्र से ही आप जो है रट्टा मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सूत्र से समझिए। ऊर्जा संरक्षण का सबसे उत्तम उदाहरण, ऊर्जा संरक्षण का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा, उत्तम उदाहरण कौन सा ऊर्जा संरक्षण का, तो पेंडुलम है। पेंडुलम लगातार दोलन करते रहता है इस तरह से। ठीक है, और यही ऊर्जा संरक्षण का क्या है, सबसे उत्तम और अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखिए, किसी बॉडी की यांत्रिक ऊर्जा कब संरक्षित रहती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कब संरक्षित रहेगी, ये पूछा जा रहा है, जब उस पर घर्षण बल हो, या जब वायु प्रतिरोध हो, जब कोई बाहरी बल ना हो, या जब ऊष्मा निकल रही हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब कोई बाहरी बल ना हो। ठीक है, ऑप्शन सी। किसी बॉडी की जो यांत्रिक ऊर्जा है कब संरक्षित रहेगी, जब उस पर कोई बाहरी बल, बाह्य बल या बाहरी बल ना हो तब। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक इतने बार हम लोग कर लिए, आप आराम से बता सकते हो, जूल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर जो है ध्वनि साउंड। ठीक है, ध्वनि तरंग जो चैप्टर है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। ठीक है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ठीक, तो किसके कारण से होती है, तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन बी कंपन के कारण। ध्वनि को किस माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव या गैस, तीनों में ध्वनि जो है संचरित हो सकती है, फैल सकती है। ठीक है, ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए याद रखिएगा किस माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव या गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों का प्रकार कैसा होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि जो है कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जब भी मैं ध्वनि तरंग पढ़ाता हूँ बार बार कहता हूँ, ये क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, ध्वनि तरंग कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है। आगे देखिए, ध्वनि की एसआई मात्रक, ध्वनि का एसआई मात्रक कितना होता है, क्या होता है, एसआई मात्रक बोल रहा है, ध्वनि का एसआई मात्रक। तो ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होगा ये बताना है, हर्ट्ज होता है क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मानव कान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रश्न क्रमांक 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य की, याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक आवृत्ति की ध्वनि है या तरंग है तो उसका जो है कह सकते हैं उसे पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नहीं सुन सकता, लेकिन चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जीव इसका उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। मानव जो है इसका आवाज ऐसे इतने तरंग को नहीं सुन सकता। ठीक है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल लगभग बोला है। ठीक है, वैसे 343 या 340 अगर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, 340 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता की जो है इकाई क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता का जो मापन है उसका इकाई क्या होता है, तो डेसिबल होता है, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा डीबी लिखा होता है, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई किससे मापी जाती है, डेसिबल से। क्लियर। ठीक है,
लाउडनेस को डेसिबल से नापा जाता है, ध्वनि की शक्ति या लाउडनेस को किससे डेसिबल में मापा जाता है। सोनार का उपयोग या प्रयोग किस में होता है, तो समुद्र की गहराई मापने में जो है सोनार का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सोनार का उपयोग जो है या प्रयोग किस में होता है, समुद्र की गहराई मापने में। चलिए आगे देखिए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर आधारित उपकरण कौन सा है, तो ध्वनि तरंग के परावर्तन पर आधारित उपकरण कौन है, सोनार ही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सोनार जो है क्या है, तरंग भेजता है और परावर्तित तरंगों को ग्रहण कर दूरी ज्ञात करता है। ठीक है, ये इसका काम होता है सोनार का। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर लौटती है तो वह क्या कहलाती है, ध्वनि जो है किसी सतह से टकराकर जब वापस लौटती है तब इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रतिध्वनि या इको को सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम दूरी जो है ना 17 मीटर होना चाहिए, 17.2 मीटर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना दूरी होना चाहिए, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, 17.2। और कितना समय, समय अगर बोलेगा तो 0.1 सेकंड या 1/10वां भाग। ठीक है, 10वां भाग होना चाहिए, सेकंड का 1/10वां भाग। ठीक है, चलिए ये कोई बार बार मैंने इसको ही बता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। ध्वनि की तरंगों में यांत्रिक ऊर्जा संचरित होती है, तो ध्वनि की तरंगों में यांत्रिक ऊर्जा संचरित होती है कि नहीं, ये बताना है, बहुत अच्छा सवाल है भी। तो याद रखिएगा, ध्वनि की तरंगों में जो है यांत्रिक ऊर्जा संचरित होती है, बिल्कुल हाँ होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है, ध्वनि तरंग में जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न से किसका प्रयोग जो है पराश्रव्य तरंगों में होता है, पराश्रव्य तरंग का उपयोग किसमें होता है, अल्ट्रासाउंड में होता है, गर्भ जांच में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला जो है चैप्टर है हमारा कोशिका और ऊतक। कोशिका और ऊतक से क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की परत में कोशिकाएं देखी, उन्हें सेल नाम दिया था। ठीक है, आगे देखिए, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य भूमिका क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का अगर बात करें तो मुख्य भूमिका क्या है। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा, मतलब प्रवेश और निकास का काम करता है, पदार्थों का चयनात्मक प्रवेश और निकास का काम करना प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य, ऑप्शन सी। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको मैंने रिपीट भी कराया, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, एटीपी नामक ऊर्जा अणु बनाता है, याद रखिएगा ये। ठीक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त जो है संयोजी ऊतक है। सॉरी, रक्त जो है कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जो पोषक तत्व और गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है। चलिए आगे देखिए, जाइलम, जाइलम ऑफ फ्लोएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम जल का परिवहन करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, फ्लोएम वाला भी क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे, टेंशन मत लीजिए। तंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु किस प्रकार के ऊतक में पाए जाते हैं, तंतु की बात कर रहा है, तंतु किस प्रकार के ऊतक में पाए जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फाइबर, तो तंतु या फाइबर्स किस प्रकार के ऊतक में पाए जाते हैं, किस प्रकार के ऊतक में पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं, तंतु या फाइबर्स। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संयोजी ऊतक में जो है कोलेजन जैसे तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है, तंत्रिका ऊतक का यहाँ पे अगर बात करें तो तंत्रिका ऊतक का मेन काम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का काम करता है। तंत्रिका ऊतक किसका काम करता है, कम्युनिकेशन, मतलब संदेश वाहन या संदेश वाहक के रूप में काम करता है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य यही है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका का आत्मघाती थैला, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका का आत्मघाती थैला या आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 8 का क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 9वां प्रश्न देखिए, पौधों में कौन से ऊतक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, पौधे में कौन सा जो ऊतक होता है वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा है, मेरिस्टम ऊतक। ठीक है, मेरिस्टम ऊतक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी टिक लगा लीजिएगा। ठीक, टिक लगा लेते हैं भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखें, मानव की हृदय पेशी किस प्रकार की होती है, तो हृदय पेशी में हृदय पेशी जो है किस प्रकार की होती है बताना है। तो इसमें जो हृदय पेशी करेक्ट आंसर होगा, जो संकुचन होता है ना, सेल्फ जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है वही काम करता है, संकुचित होता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखें, ऊतक की परिभाषा क्या है, ऊतक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं का ही तो समूह है, कोशिकाओं का समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, पशुओं के लिए खाद्य का परिवहन कौन करता है, तो पशुओं के लिए अगर बात करें खाद्य का परिवहन करने वाला कौन है, इसमें से ऑप्शन देखिए,
त्वचा करता है कि तंत्रिका करता है कि अस्थि करता है कि रक्त करता है? तो रक्त जो है खाद्य का परिवहन करता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रक्त जो है रक्त शरीर के सभी भागों में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सभी बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया। बार बार मैं आपको कर रहा हूँ, इस लेक्चर में मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि भाई वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखा उनके लिए बोल रहा हूँ, वो इतना डिटेल्ड और ज़बरदस्त क्लास है ना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और उससे जो चीज़ सीखोगे ना, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, बिल्कुल पानी की तरह। ठीक है, चलिए पानी की तरह लगेंगे ये क्वेश्चन, एकदम आसान, समझ रहे हो? तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पारिस्थितिकी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है, तो त्वचा में पाए जाते हैं। ये पारिस्थितिकी ऊतक जो है किसमें पाए जाते हैं? त्वचा में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी मैंने बता दिया था। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है बॉडी में, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो जैविक प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन प्रक्रिया की शुरुआत जो है क्या है? मुंह से होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। किससे होती है? मुंह से। ठीक है, जो मुंह में लार पाया जाता है, लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, ये सबको पूछता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, तो मुंह में लार पाया जाता है, लार में जो एंजाइम होता है उसको एमाइलेज कहते हैं, और एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन शुरू करता है। इसी से स्टार्च का पाचन होता है, इसलिए कहते हैं कि जो पाचन किससे शुरुआत होता है? मुंह से होता है। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्त्रावित करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इंसुलिन कौन स्त्रावित करता है? अग्नाशय। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन याद रखिएगा। यही जो इंसुलिन है वो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, जो स्तर रहता है उसका शुगर का, ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उसको क्या करता है? नियंत्रित या कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान जो है एल्वियोली में होता है, एल्वियोली। ठीक है, ऑप्शन बी पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन ए पे नहीं, ऑप्शन बी पे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? श्वसन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमको प्राप्त होता है वायुमंडल से। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन डी टिक लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? उत्सर्जन का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है? बहुत अच्छा है, किडनी जो है क्या है? उत्सर्जन का मुख्य अंग है, वृक्क जिसको कहते हैं, किडनी। ठीक है, वृक्क या किडनी उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को छानकर जो है मूत्र के रूप में बाहर निकालने का काम ये करता है, उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करें तो वृक्क या किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? तो यूरिया कौन बनाता है? यही बात है, बहुत सिंपल है। यूरिया कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लीवर जो क्या करता है, जिसको क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, ये यूरिया बनाने का काम करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यकृत जो है अमीनो अम्ल के चयापचय से उत्पन्न अमोनिया को यूरिया में बदलता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको लीवर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, वृक्क को किडनी कहते हैं, याद रखिएगा दोनों। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऊतक? जाइलम ऊतक। ठीक, आगे देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? अवशोषित कौन सी गैस को अवशोषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, अवशोषित करता है, और ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। O2 अगर बात करें तो उत्सर्जित करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अवशोषित करता है, लेकिन उत्सर्जित कौन सा गैस करता है? O2 करता है, ऑक्सीजन करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर समझ आया। ऑक्सीजन यहाँ मत लगाना, क्वेश्चन को देखिए पहले। अवशोषित करता है, अवशोषित कौन सा गैस अवशोषित होता है, ये लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड सी जो है करेक्ट आंसर। उत्सर्जित बोलेगा तब ऑक्सीजन लगाना। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग जो है किस में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में तो नहीं करते, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। श्वसन में, बिल्कुल श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग
होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग या उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? श्वसन में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, कोष्ठक कह सकते हैं या जो है चतुकक्ष होते हैं। याद रखिएगा, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। यहाँ पे बता दिया कुल 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय। तो मानव हृदय में बहुत बार ये पेपर है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। चलिए आगे देखें, रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने वाला कौन है पता है? वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। हीमोग्लोबिन है, एचबी जिसको कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक, एम्बुलेंस का काम करता है ये। ठीक है, आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन जो आरबीसी में होता है, ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है। ठीक, आगे देखिए 13वां प्रश्न। ठीक है, 1 मिनट, जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे कहीं चले गया, ये मिलेगा आगे। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न आपको अभी इधर दिख रहा होगा। हाँ, हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन हो गया। 13वां प्रश्न देखिए, पौधों में जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जल की जो हानि होती है पौधों में, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसपीरेशन द्वारा जो है क्या होता है? जल बाहर निकलता है, हानि होती है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रक्त का शुद्धिकरण आखिर होता कहाँ है? ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त का शुद्धिकरण अगर बात करें तो वृक्क में होता है। किस में होता है? वृक्क में। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया किस में होती है? वृक्क में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। किडनी जो है ना, डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। तो किडनी याद रखिएगा, वृक्क। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? छोटी आंत होती है कि बड़ी आंत होती है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे अगर लंबी आंत बोला जाए तो ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? छोटी आंत होगा। पूछा है क्या, मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? तो लंबी आंत जो है वो छोटी आंत होती है। नाम भले छोटा है लेकिन इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। बड़ी आंत टिक मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? तो छोटी आंत होती है, 6 मीटर लगभग लंबी होती है। ठीक है, चलिए तो आज का ये क्लास 9th का जो एनसीईआरटी वाला हम सीरीज लेकर के आए हैं, उसका ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो 150 प्लस प्रश्न आपने यहाँ पे किया। 150 से अधिक प्रश्न मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए कराया। ठीक है, लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये जल जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, आप सभी को पता है। बाकी सभी जीवों के अंश से निर्मित ईंधन है। ठीक है, जल जो है ईंधन नहीं है, नवीनीकरण स्रोत है। जल एक नवीनीकरण स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और गैस जीवाश्म ईंधन है। चलिए आगे देखिए, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम का बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। कोयला मुख्यतः किससे बना होता है? तो कोयला में मुख्यतः कार्बन पाया जाता है, मतलब ये कार्बन से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कोयला मुख्यतः किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते चलिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लगभग 78% नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्य गैस है ना, मुख्य गैस अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये मुख्य गैस की बात कर रहे हैं हम। मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, बायोगैस संयंत्र में प्रमुख गैस कौन सी बनती है? बायोगैस संयंत्र में अगर बात करें तो बायोगैस संयंत्र में जो गैस बनती है वो मीथेन बनती है। कौन सी गैस बनती है बायोगैस संयंत्र में? मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, पानी का शुद्धिकरण सामान्यतः किस विधि से किया जाता है? तो शुद्धिकरण की अगर बात करें तो पानी के शुद्धिकरण की अगर बात करें तो आसवन विधि से, सामान्यतः किस विधि से? आसवन विधि से किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आसवन से शुद्धियाँ हटाकर शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। आसवन विधि जो है सामान्यतः पानी को शुद्ध करने की विधि है। ठीक है, आगे देखें, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सभी आवश्यक तत्व जो है प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखें, खनिज तेल को शुद्ध करने की प्रक्रिया
प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खनिज तेल के को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया को शोधन कहते हैं, प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कच्चे तेल को परिशोधित करके क्या बनाते हैं? पेट्रोल, डीजल ये सब प्राप्त करते हैं, और जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये शोधन कहते हैं इस प्रक्रिया को। आगे देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? हाइड्रो पावर प्लांट जो है ना, जल ऊर्जा स्रोत पर आधारित है। जल से चलने वाला जो प्लांट होता है उसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। जल से चलने वाला पावर प्लांट है उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। जैसे डैम में टरबाइन वगैरह लगा करके विद्युत उत्पादन किया जाता है ना, वो भी हाइड्रो पावर प्लांट का ही उदाहरण। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अब पराबैंगनी ऑप्शन में ना देकर अल्ट्रा वायलेट दे देगा तो भी दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कहते हैं इसको? पराबैंगनी किरणें कहते हैं, पराबैंगनी। ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट किरण भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि, जैसे ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य गैस है, प्रमुख गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक हो जाने से क्या होता है? जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है वो परावर्तित होकर वापस नहीं लौटती। ठीक है, यही क्या होता है? घूमते जाता है, तो इस वजह से टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि जो है क्या होता है? तापमान को बढ़ाता है, याद रखिएगा। मीथेन भी एक तरह का क्या है? ग्रीन हाउस गैस ही है, लेकिन ये मुख्यतः गैस अगर बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए, किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग बिजली बनाने के लिए सबसे अधिक होता है? तो बिजली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला है। कोयले से जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं, वो सभी कोयले से ही क्या करते हैं? कोयले से बिजली बनाने का काम करते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। बायोमास किससे प्राप्त होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमास। बायोमास की अगर बात करें तो बायोमास जो है जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। किससे? जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है जो नवीनीकरण किया जा सकता है? ठीक है, ये कौन सा स्रोत जो है नवीनीकरणीय स्रोत है? करेक्ट आंसर बताना। चलिए, तो सूर्य क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखें, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया पूरा का पूरा आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास नाइन्थ का जितना भी साइंस का बुक था, ठीक है, साइंस के बुक से जो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे MCQs, वो मैंने पूरे कवर करा दिए हैं। तो बेहतरीन क्लास था। मैंने शुरू से कहा था कि ये जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे सब प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस सब के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अभी बिल्कुल आपको क्या करना है, क्लास 10th के विज्ञान के लिए भी प्रिपेयर रहना है। बहुत जल्द उसका भी वीडियो आएगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो ये वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर आपको हेल्प मिला तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके।